दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आज इस एपिसोड में लोकल खबरों से लेकर नेशनल खबरों तक पर बात होगी। बस मेरे साथ बने रहिए आखिर तक और इस उम्मीद के साथ में बने रहिए कि आपको हर खबर में एक नई जानकारी मिलेगी, एक नया मज़ा आएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रामपुर की एक खबर से। रामपुर की सियासी शख्सियतों में एक पर्सनालिटी है मुस्तफ़ा हुसैन साहब। मुस्तफ़ा हुसैन जो हैं ये जयप्रदा के बहुत करीबी माने जाते हैं। जयप्रदा जब से रामपुर में आई हैं तब से इनका साथ जयप्रदा का रहा है। हालांकि जयप्रदा को लाने वाले तो रामपुर में आज़म खां थे, लेकिन उसके बाद जो लोकल कार्यकर्ताओं में जो लोग साथ में होते हैं उसमें मुस्तफ़ा हुसैन साहब शुरू से ही उनके साथ में रहे हैं। मुस्तफ़ा हुसैन और उनके बीच में एक लगता है जैसे भाई और बहन का रिश्ता होता है, इस प्रकार का उनका रिश्ता है। क्योंकि जिस वक्त जयप्रदा के ऊपर आज़म खां ने विशोभनीय टिप्पणियाँ की थी, उस वक्त जो जयप्रदा को तकलीफ़ हुई थी उससे ज़्यादा तकलीफ़ मुस्तफ़ा हुसैन के चेहरे पर देखी गई थी। मैं पत्रकार हूँ, चूँकि मैं उन सब में गया था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, और मैंने वहाँ पर देखा था कि जिस तरह जयप्रदा उससे आहत थी, उससे ज़्यादा आहत मुस्तफ़ा हुसैन और उनके और अन्य करीबी थे। और मुस्तफ़ा हुसैन जो है इस वक्त भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ताओं में भी हैं, नेताओं में भी हैं। लेकिन आज उनका एक ऐसा बयान आया अखबार में जिसे सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने आज़म खां की बीमारी के ऊपर बयान दिया और ये कहा कि सरकार को तथा चमरवा विधायक आज़म खां तथा चमरवा विधायक नसीर खां के समुचित इलाज की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। ये हमदर्दाना उनका बयान जो है इसने बड़े सवाल खड़े कर दिए। सरकार उनका इलाज की व्यवस्था करेगी, कैसे करेगी ये सरकार जाने, लेकिन एक ऐसे शख्स का बयान आना कि जिसने उनकी मुंहबोली बहन का दिल दुखाया हो, जो दूसरी पार्टी में रहते हों, ये बड़ा ताज्जुब में डालता है। आप भी इसमें शायद ताज्जुब में पड़े होंगे और कभी कभी शायद ये भी सोच रहे होंगे चलिए इंसानियत की बात है, आदमी किसी के लिए भी ऐसी बात कुछ कर सकता है। हालांकि सियासी दलों में और इसमें इस प्रकार की इंसानियत देखी नहीं जाती है, बहुत कम देखी जाती है। लेकिन इसकी जो असल वजह है उसके ऊपर रोशनी डालता है। जो यहाँ के जो सियासी दिग्गजों में और जनता में जो चर्चा है उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि अभी जो ज़िला परिषद के चुनाव, ज़िला पंचायत के चुनाव निपटे हैं और रामपुर ज़िला परिषद का चेयरमैन बनाने के लिए किसी भी पार्टी के पास में स्पष्ट नंबर नहीं है। यानी छिन्न भिन्न होकर इस बार जो है मिला है। कुछ भाजपा के पास सीटें हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के पास में है, तो कुछ निर्दलियों के पास हैं। समाजवादी पार्टी के पास में लगभग 11 सीटें हैं इस वक्त, और 11 सीटें जो है निर्णायक भूमिका में हैं। लेकिन इस वक्त चूँकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो समाजवादी 11 सीटें होने के बाद में जोड़ तोड़ करने के बाद भी कामयाब नहीं होगी, इसलिए उसका चेयरमैन बनना तो नामुमकिन है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अब रही बात भाजपा की कि भाजपा का चेयरमैन बनेगा, तो भाजपा का चेयरमैन तो वही बनेगा जिसको निर्दलीय या दूसरे लोग उसको सपोर्ट करेंगे। तो इस वक्त जो जनता का कहना है, जो जनता के बीच में छेमागोइयाँ हैं मुस्तफ़ा हुसैन के इस बयान के बाद में, वो यही है कि ये जो अचानक हमदर्दी पैदा हुई है यूं ही नहीं हुई है, इसके पीछे भी कोई कारण है। और वो कारण ये है कि जो समाजवादी के जो 11 नंबर हैं वो शायद किसी न किसी तरह से उन पे समाजवादी के 11 नंबर हैं वो शायद मुस्तफ़ा हुसैन के साथ आ जाएं और मुस्तफ़ा हुसैन ज़िला परिषद के चेयरमैन भी बन सकते हैं, चेयरमैन बन जाएं। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा चेयरमैन कौन बनेगा, क्योंकि सियासी गोटियाँ चलना शुरू हो गई हैं चेयरमैन बनने के लिए, और कौन पार्टी अपनी सियासी गोटियाँ खेलने में कामयाब होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि अब कौन चेयरमैन बनने के लिए जा रहा है। लेकिन सबसे पहला अब इस वक्त सवाल ये है कि इस वक्त जो कोरोना महामारी चल रही है, इससे हमें महफूज रहकर सारे काम करना है। दोस्तों, अगली खबर का रुख करते हैं। दोस्तों, अच्छी खबर यह आ रही है कि नौसेना भी कोरोना की लड़ाई में कूद पड़ी है। नौसेना के 3 जहाज़ अलग अलग बंदरगाहों पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तथा अन्य कोरोना जांचों से संबंधित उपकरण लेकर पहुंचे हैं, जिनका जल्दी ही अस्पतालों में पहुंचाया जाएगा ताकि मरीज़ों को वो सुविधा मिल जाए जिसके लिए वो तड़प रहे हैं और ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। की जिंदगी बचाने की आई तो सांसों से भरे ऑक्सीजन के टैंकरों को लाने में जरा भी देर नहीं हुई। मुंबई के बंदरगाह में आईएनएस त्रिकंड लंगर डाल चुका है।
सिर्फ 5 दिनों के अंदर अरब सागर पार करके कतर के हम्माद पोर्ट से तरल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों को भारत लाया गया। आईएनएस त्रिकंठ से करीब 40 टन लिक्विड ऑक्सीजन लाई गई। इससे बड़ी मात्रा में मरीजों के लिए ऑक्सीजन गैस की सप्लाई सुनिश्चित हो पाएगी। ये बहुत बड़ी मदद है। नौसेना के कई जहाज जो कि इंडियन और अरेबियन ओशन में डिप्लॉयड थे, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे रीडिप्लॉय किया गया और मध्य पूर्वी देशों से ऑक्सीजन लाने के लिए उन्हें तुरंत ही तैनात किया गया। ये तो अच्छी खबर थी। अब एक ख़राब खबर भी सुन लीजिए कि बिहार के बक्सर ज़िले में गंगा किनारे मिले अज्ञात शव एक ही गड्ढे में दफनाने का मामला सामने आया है। एक तरफ वहाँ के डीएम ने कहा है कि जो शव आए हैं उनका बाकायदा पीएम कराने के बाद में सम्मानजनक आखिरी विदाई दी जाएगी और जिस तरह से एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार होता है वो किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ वहीं के चौसा के बीडीओ अशोक कुमार के अनुसार 40-50 लाशें घाट पर बहकर आईं। उन्होंने कहा कि ये हमारे प्रदेश बिहार की नहीं, उत्तर प्रदेश से बहकर आ रही हैं। हमने घाट पर चौकीदार का इंतज़ाम किया हुआ है ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। चौसा प्रखंड के बीडीओ तथा अंचल अधिकारी की देखरेख में सभी शवों को जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर एक साथ दफनाया गया। जिलाधिकारी के बयान के बिल्कुल उलट ही ये मंजर नज़र आया जो वहाँ पर देखा गया। बहरहाल महामारी के इन कारणों से स्थानीय निवासी नरेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि चौसा घाट की स्थिति अच्छी नहीं है। कोरोना से हो रही मौतों के कारण रोज़ 100-200 लोग आते हैं, लेकिन लकड़ी आदि का प्रबंध ना होने के कारण, उसकी व्यवस्था ना होने के कारण लाशों को गंगा में ही फेंक देते हैं। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऐसी स्थिति में क्या हाल हो रहा होगा। एक तो कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, कोरोना से लोग मर रहे हैं, उसके बाद में ऐसे लोग जिनको इनकी मौतें हो रही हैं उनको सही तरह से उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो लोग उनके ज़िंदा हैं, जो उनके परिजन ज़िंदा हैं, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, ये किस तरह से अपने ऊपर जो उनकी गुजर रही होगी वो झेल रहे होंगे, उसको बर्दाश्त कर रहे होंगे। बस ऊपर वाला उन सब की रक्षा करे, यही दुआ है। और जो कुछ हुआ है इसको जल्द से जल्द हम सबको निजात दिलाए। अगली खबर का रुख करते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका एक मेडिकल जर्नल लैंसेट है। उसमें लिखा है कि महामारी जैसे मुश्किल दौर में अपनी आलोचना दबाने को पीएम मोदी की कोशिशें माफ़ी के काबिल नहीं है। दूसरी लहर से निपटने में हुई अपनी गलतियों की जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। 8 मई के संपादकीय में लिखते हुए पत्रिका ने तंज किया है कि उनका ध्यान महामारी पर काबू पाने पर कम और ट्विटर पर अपनी आलोचनाओं को दबाने में ज़्यादा है। इसके अलावा ये भी लिखा है कि महामारी ने देश की दयनीय स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। पत्रिका ने भारत में स्वास्थ्य मंत्री के उस बयान को भी कोट किया है जब उन्होंने कहा था कि भारत महामारी के अंत की ओर जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जो भारत की इस वक्त जो पोल खुली है उसने हम सबको शर्मसार किया है कि आखिर हमारे पास में ऐसे इंतज़ाम क्यों नहीं थे। इस दूसरी लहर से निपटने के लिए हम तैयार क्यों नहीं थे। हमारा सिस्टम, हमारी सरकार, हमारे मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री क्यों तैयार नहीं थे। क्यों इतनी मौतें हो रही हैं, ये बड़े सवाल हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे भी उठाए जा रहे हैं। बहरहाल अभी जो कुछ हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब देखना ये है जो लोग बचे हैं उनको कैसे बचाया जाएगा। दोस्तों, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। अभी तक लगभग 40 से ज़्यादा पूर्व तथा वर्तमान प्रोफेसर व फैकल्टी मेंबर्स कोरोना के कारण मौत का निवाला बन चुके हैं। कोरोना एएमयू पर आफत बनकर टूटा है। 2 हफ्तों के भीतर 15 प्रोफेसरों को कोरोना लील गया। इसके अलावा मौजूदा व रिटायर्ड कर्मचारियों का आंकड़ा जोड़ा जाए तो इस महामारी से मरने वालों की संख्या 40 के ऊपर पहुंच गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये हाल हुआ है। दोस्तों, मैं इसी प्रकार की खबरें आपके सामने लेके आता हूँ। आपको बेबाक, बेधड़क और निष्पक्ष पत्रकारिता का अगर मज़ा लेना है तो आप हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबरों को आगे शेयर कीजिए, सहयोग कीजिए और इसी तरह अपना प्यार कायम रखिए। चैनल को हमारे देखते रहिए, खबरों को आगे बढ़ाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।